बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वाई। शरद जोत कौन था? सामीन, आइए इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। नायाब अहमद दिल्ली से निंदा जी को पिक करके शिमला गए तो वतन नारायण, मरियम और राधे श्याम खड़े थे। तैयारे में बैठ गए तो नायाब फ़ौरन बोले, डैड कल जिया और शरद जोत का निकाह कर देंगे। तो हेलीकॉप्टर वतन नारायण की हंसी से गूंजने लग गया। स्वीट हार्ट, भूल गए अभी कल की बात है। किशन जवान निज़ा को हमारे पास छोड़ गया। हम समझे तोहफा आया है, जब मर्जी हुई पहन लेंगे। वो तोहफा नहीं था, साबन काटने वाला तार था जिसने हमें टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। अब शरद जोत पर हमारा इख्तियार नहीं है। उसी निज़ा के अयाश बेटे की अयाशी का सामान है। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है कि कब उसका शरद जोत से दिल भरता है। दिल भर गया तो फिर जिया से ब्याह देंगे। समय से उसका दिल भरा क्या, उसको तन तन पी गया मगर उसका दिल नहीं भरा। और शरद जोत तो जादुई जवानी का मालिक है, राबेल के होश उड़ा देगा। और मेरी जिया, उनकी आवाज़ भरा गई, वो आगे बोल ना सके। नायाब, आइंदा आप ये बात नहीं करेंगे। वली का दर्जा हमारे लिए अफसल है। राधे श्याम ने तनबीह की। पापा, पहले निज़ा ने ज्वाला को कबूल नहीं किया। हज़ारा मिन्नत कर चुका हूँ कि जिया को मेहर में रख लो। वो इस मौजू पर झगड़ा बना देता है तो फिर आप इस टॉपिक को ख़त्म करें। मरियम डांट कर बोली। फिर कहने लगी, शरद जोत वली का रिस्क है, पहले हम उसे सैर होके खाने देंगे। अगर वो हाथ रोकता है या मुसलसल एक भोजन से उकता आ जाता है तो फिर देखेंगे, उससे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बट मामा, शट अप नायाब, अब बंद करें इस टॉपिक को। ये मत भूलें कि मैरी आपके निकाह में है तो आप उसके मुख्तार बन गए। निज़ा, आज भी उसका वली जिंदा मौजूद है और उसका सारा इख्तियार उसके पास है। इसी तरह शरद जोत ने क्या करना है, कहाँ रहना है, ये सब इख्तियार सिर्फ राबेल के पास है। हमारा काम उसे झांसी से लाकर राबेल के हवाले करना है और बस। वतन नारायण बेहद सख्ती से बोले तो नायाब ने होंठ खींच लिए। वो झांसी के करीब पहुंचे तो नायाब ने कहा, निज़ा मेरा भाई है, मैं उसे हर बात कह सकता हूँ और मुझे निज़ा से मिलने से कोई रैंक नहीं रोक सकता। वो जैसे सुना कर बोले, तो ठीक है ना नायाब, मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि निज़ा को आगे करें। लेकिन पप्पा, वो अपने बेटे के आराम का सोचता है। वो मुंह बनाकर बोले तो सबकी हंसी में किशन की भी हंसी शामिल थी। स्वीट हार्ट, अभी जिया को रहने दे, उस गुल बदन का तो मैं भी प्यासा हूँ। मुद्दतों बाद तो वो हाथ लगने लगा है। राबेल का जूठा तो वैसे भी मुक्त करता है। किशन की लचकदार आवाज़ आई, जैसे उसे भी शरद जोत से मिलने का इश्तियाक हो। क्यों किशन, सोने की पहाड़ी की वसूली करनी है उसे? निंदा जी मुस्कुरा कर बोली तो सब हंस पड़े। नायाब ने आर्मी हेडक्वार्टर में हेलीकॉप्टर उतार दिया। सब नीचे उतरे। वो सब वर्दियों में थे। मरियम भी कोर्ट के लिबास में थी। प्रिंस आया, उसे नायाब से हाथ मिलाया और उन्होंने सलूट किया। प्रिंस बहुत गंदे और मैले कपड़ों में थे और शेव बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, लगता वो 3 माह से नहाए नहीं और उनका मूड बहुत ख़राब था, जैसे वो बिलावे की तरह फट पड़ेंगे। प्रिंस, हम शरद जोत को लेने आए हैं। नायाब ने कहा, ठीक है, वो तो संध्या मानत है, ले जावें। उन्होंने आवाज़ें दी कि शरद जोत को ले आएं। कुछ देर बाद चंद अफसरान उसे पकड़ के ले आए। वो बिल्कुल चलने से इनकारी था। मुख्तसर सा पजामा और मुख्तसर सी बनियान नुमा शर्ट पहनी हुई थी। काले चप्पल थे और वो खुद भी काला स्या था। उसके भी बाल बड़े कानों के ऊपर थे, जैसे 3 माह से ना वो नहाया हो ना बाल कटवाए हो। शरद जोत के नाखून भी हाथों पैरों के बड़े थे और वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। प्रिंस ने खड़े खड़े लिबास उतार लिया। वो बिल्कुल नंगा हो गया। उन्होंने घड़ी भी उतार ली और चप्पल भी उतार लिए। वतन नारायण लोग उसे देखने लगे। शरद के जिस्म पर भी मैल जमा हुआ था और पैर गंदे, एड़ियाँ ख़राब थीं। अफसरान ने उसे छोड़ा तो वो गिरने लगा कि उन्होंने फिर पकड़ लिया। ले आओ कोई पुराना कपड़ा शरद जोत का, मैं 70 ढांकूं। प्रिंस ने आवाज़ दी तो एक आदमी बड़ा कपड़ा ले आया। वो गंदा था। प्रिंस ने खोल कर देखा और झाड़ कर अपने गले में डाला। मेरी जीप में सीट के नीचे एक कपड़ा पड़ा है, वो ले आओ। आदमी एक कपड़ा ले आया, वो बहुत गंदा था। प्रिंस उससे जीप की सफाई करते। प्रिंस ने खोल कर देखा और उसमें से कुछ फाड़ कर शरद के सत्तर पर बांध दिया और पुराने चप्पल एक और वो शरद को बड़े भी बहुत थे, पैरों में डाल दिए। और प्रिंस ने वतन नारायण का हाथ पकड़ा और उसमें शरद जोत का हाथ रख दिया। वतन नारायण ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। प्रिंस, हमें इजाज़त है? नायाब ने पूछा। वो कुछ ना बोले, सोच में गुम थे। उन्होंने फाइल वतन नारायण को दी कि ये इसकी डिग्री है। फिर वो शरद जोत को मुखातब करके बोले, सुनो शरद जोत, तुम पहले इंसान नहीं हो जो दान किए गए। इतिहास में नैनन का संग वली दर्ज है। वो नादर शाह को दान की गई थी और नादर शाह की वलीयत में वफात पाई हुई। दारा वीर का जहाज़रान को दान कर दिया गया कि वीर का जहाज़रान ने दारा की 7 पीढ़ियों की संभाल की। रानी रूपमती कमांडर पालन को दान कर दी गई और कमांडर पालन ने रूपमती को बड़ी उम्र के वडवीर से ब्याह दिया।
3 साला बोन कपूर, 7 साला निजा किशन को दान कर दिया गया। 18 साला रोजमेरी, 20 साला निजा किशन को दान कर दी गई। 11 साला निजाम बहादुर राबेल किशन को दान कर दिया गया। 9 साला मदन राबेल किशन को दान कर दिया गया। असरे निजा बलवान, जिसके हुस्न और जवानी के चर्चे 7 बरे-ए-आज़म में फैले हुए थे, वो कमांडर नारायण को दान कर दिए गए। शरद जोत, मैंने तुम्हें 17 साल पाला और 17 करोड़ खिलाया। आज सब माफ़ किया मेरा, आज से तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहा। क्या पता हमारी ये आखिरी मुलाकात हो। ये अटल हकीकत है कि राबेल किशन एक अय्याश इंसान है। उसके बाप ने उसकी राहत के लिए घर में कमारे जिस्म रख छोड़े। उसने समय बलोच से सैर होकर रिज़्क खाया। और ये भी अटल हकीकत है कि राबेल अफरीत और बेहद ज़ालिम है। अब हमारा नाता कोई नहीं रहा। हाँ, तुम्हारी रगों में मेरा लहू है, तो मेरी बात याद रखना। राबेल का तुमसे दिल भर जाता है, वो तुम्हें पास नहीं रखता, किसी के हवाले कर देता है। तो फिर अपनी माँ को गाली मत दिलवाना, कुरैरस पर कहीं बसने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कहीं और बसने का इरादा किया तो सबसे पहले तुम्हारी माँ को मैं गाली दूंगा कि हमारे बाप के साथ मैं खोट मिलाया था। उसने बहरे हिंद हमारा पर्दा है, उसमें कूद कर जान दे देना, मगर राबेल के दिल से उतर कर कहीं और बसने का इरादा मत करना। उन्होंने इतना कहकर उसकी तरफ पीठ कर ली। नायाब ने उठाया और हेलीकॉप्टर में बिठा दिया और नीचे से कपड़ा गुजार कर लंगोट की तरह अड़स दिया कि वो नंगा हो रहा था। वतन नारायण साथ बैठे तो शरद बेजान सा उनके पहलू से लग गया। हेलीकॉप्टर उड़ा तो वतन नारायण नाक सुकेड़ कर बोले, नायाब मास्क दे दे, इसके बदन से बहुत बू आ रही है। साथ बैठी मरियम ने वतन नारायण को कोनी मारी। जबकि नायाब ने मास्क दिया तो उन्होंने पहन लिया। मित्रों, निजा किशन के घर जिंदगी कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा अथरी जवान रहती है। दिन का पिछला पहर जा रहा था, काम ज़्यादा नहीं था। असर पड़कर बेला और समय स्विमिंग करने लगे। आधा घंटा स्विमिंग के बाद वो बाहर आए और नेट की कुर्सियों पर लेटकर बातों में मगन हो गए। तब चौंके जब नायाब अहमद के तैयारे की आवाज़ आई। जल्दी से वो उठे, खैरियत तो है? इस वक्त नायाब अंकल दोनों हैरान जल्दी जल्दी लिबास पहनकर हेलीपैड की तरफ बढ़े तो फिर बेला के कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। वतन नारायण और दूसरे अफसराने बाला के साथ वो खड़ा सितारों के झुरमुट में चांद दिखाई पड़ता था। उसके जिस्म से मकनातीसी कुव्वत निकल निकल कर हर शय को अपनी लपेट में ले रही थी। बेला तीर की तरह उसकी तरफ खींचता चला गया और दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे को थाम कर उसे चूमने लग गया। बेला की हालत इस तरह थी जैसे सहरा में किसी प्यासे को अचानक पानी मिल जाए। वो जैसे ट्रांस में हो, खुद से बेगाना। वतन नारायण के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई, चेहरे पर आसूदगी फैल गई। उन्हें जैसे इस एक लम्हे में अपनी मेहनतों का फल मिल गया हो। समय ने तेजी से बेला को खींच लिया। होश करो बेल, उसने टोका दिया तो बेला इधर उधर देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया कि शरद जोत के साथ अफसराने बाला की एक बड़ी तादाद आई थी। वतन नारायण बोले, राबेल ये शरद जोत हैं, आर्मी से फोर्स टू फोर्स ट्रांसफ़र शिक के तहत एयरफोर्स में ट्रांसफ़र होकर आए हैं। आर्मी में इनका रैंक फार्म कैप्टन था। हम इन्हें आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। आर्मी की सारी फतवाहत इन्हीं की मरहून मिन्नत हैं, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने तफसील बताने के साथ एक फ़ाइल बेला की तरफ बढ़ा दी जो उन्होंने खुद पकड़ी हुई थी। आप इन्हें ले जा सकते हैं। वतन नारायण ने शरद जोत का हाथ पकड़कर बेला के हाथ में देते हुए कहा। बेला उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि समय वतन नारायण लोगों के साथ अंदर इमारत में चला गया। बेला ने उसे बेड पर बिठा दिया, उसके चप्पल उतारे। बेला ने फ्रिज से मशरूब निकाल कर उसे पिलाया। अप्रैल का वस्ता। बेला बेड के साथ सोफे पर खुद बैठकर दोनों में कोई बातचीत ना हुई। आखिर शरद बोला, अगर आप ये अलाउ हो तो मैं कुछ देर आराम कर लूँ। बेला कंफ्यूज हुआ। ओके, तुम आराम करो। बेला ने उस पर कंबल डाला और बाहर निकल गया। वो मीटिंग रूम में जाने की बजाय हॉल में आ गया। उसके हाथ में फ़ाइल थी, वो उसने खोली। फाइल में एक ही CV टाइप कागज़ था जिसमें उसका बायोडाटा दर्ज था। बायोडाटा के तहत वो 17 साल का कमारा था और मुसलमान था और एक डिग्री दर्ज थी जो FA के बराबर थी। बेला डिग्री का नाम पढ़कर हैरान हुआ। 1000 करेंसी रीड, मतलब 1000 नोट पड़ा। ये कैसी डिग्री है, बेला सोचता रहा। फिर उसने एजुकेशन हेड ऑफिस फ़ोन नंबर मिलाया और शरद जोत का नाम और वल्दियत बताकर बायोडाटा बताने को कहा। कुछ देर बाद वहाँ से खुद ही कॉल आ गई। 1000 करेंसी रीड, ये डिग्री शरद जोत ने हासिल की है और वज़ीर तालीम ने ये डिग्री FA बराबर करार दी है। बेला को बताया गया। और ये डिग्री उसने कहाँ से हासिल की, बेला ने पूछा। सूरजबंसी आर्मी प्राइमरी स्कूल, झांसी से। बेला हैरान रह गया। उसने कॉल बंद कर दी। बेला सोचता रहा और फिर दोबारा CV पढ़ने लगा, मगर उस पर इन चंद बातों के अलावा कुछ दर्ज ना था। ऊपर से समय आ गया। चले गए दादा? हाँ, अभी गए हैं। ज़ाहिर है बेला तैयारे की आवाज़ सुन चुका था। समय भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा। बेला ने वतन नारायण के नंबर मिलाए, वो रास्ते में थे।
दादा, फाइल में सिर्फ एक ही कागज़ है और अजीब सी डिग्री है। राबेल, प्रिंस ने सिर्फ एक यही कागज़ दिया है। कागज़ पर यह भी दर्ज था कि फोर्स टू फोर्स ट्रांसफ़र शिक के तहत सरजोत का आर्मी से एयरफोर्स में तबादला हुआ है। राबेल जो है बस है, उन्होंने कॉल बंद कर दिया। अच्छा छोड़ो ना बेल, ये बताओ वो तुम्हें कैसा लगा है? समय ने उसे बिस्तर पर धकेलते हुए कहा। वो अब छेड़छाड़ के मूड में था। यार क्या करूं, समझ ही नहीं आ रही। वो इतना मनमोहन है, अजीब सी दिलबरी है उसके अंदर। मैं तो उसके सामने जाते ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। समय ऐसा उस दिन तो बड़ा कह रहा था मैं उसे बरत डालूंगा। बेला भी मुस्कुरा दिया। हाँ, मुंह से निकल गया, तब तो कहे पर शर्मिंदा हूँ। कुछ देर बाद बेला खाना लेकर उसके रूम में गया तो वो नहा के बाल ड्राई कर रहा था। लो मैं ड्राई कर दूं। बेला ने उसके हाथ से ड्रायर ले लिया और ख़ुद उसके बाल ड्राई करने लगा। पानी ठंडा था तो मैंने गीज़र ऑन कर लिया है, सरजोत ने बताया। बेला को उसका बताना अजीब लगा। उसने बाल ड्राई करते हुए उसकी गर्दन चूम ली। तुम बहुत सुंदर हो, थैंक यू। बाल ड्राई करने के बाद बेला बैठ गया। बेला ने खाना आगे रखा, वो खाने लगा। एक बात पूछूं? हाँ पूछे। तुम्हारे बायोडाटा में तुम सिंगल हो बट तुम्हारे कमार उतरे हुए हैं। तो सरजोत चौंक गया। वाकई बेला, जहाँ दीदा था। तुमने बताया नहीं? क्या किसी ने रेप किया है? नहीं। तो फिर कोई मेडिकल फॉल्ट हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं, बस सेक्स अपील बढ़ी तो मैंने खुद ही कमार उतार दी। वो खाना खाते हुए बोला। तो बेला हैरान रह गया। कुछ देर बाद बेला फिर कहने लगा, तुम्हारे पास जो डिग्री है वो तुमने कहाँ से ली? सरजोत ने सूरजवंशी प्राइमरी स्कूल झांसी का नाम बता दिया। और ये डिग्री तुम्हें किसने पढ़ाई? मिस हानिया ने। बेला मजीद हैरान हुआ कि इसने प्रोफेसरों और लेक्चरार से पढ़ा था। तुम्हें मिस हानिया ने कैसे ये डिग्री पढ़ाई? सब्जेक्ट्स कौन से थे? मुझे पढ़ना नहीं आता था तो वो नोट पढ़ाने लगी तो मुझे पढ़ना आ गया और जब मैंने 1000 नोट पढ़ लिए तो मुझे ये डिग्री मिल गई। और सचमुच बेला को लगा जैसे वो उसे बेवकूफ़ बना रहा हो। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं दूध लेकर आता हूँ। बेला बाहर आया और समय के पास जाकर लेट गया। समय, डियर, वो जो मेरा कमरा है वो मैंने सरजोत को दे दिया और नवाब खुद कहाँ रहेंगे? बेला लगा समय को चूमने। अब मेरा स्वीट समय भाई मुझे नया कमरा अलाट करेगा। समय ने बुनाकर दूर धकेला। ऐसी शक्लें होती हैं नए कमरे वालों की। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? बेला रोआन सा होकर बोला। यहीं मरना हाल में, हम सब भी तो हाल में रहते हैं साथ। समय ने तकिए से जड़ के रख दिया। बेला कुछ देर तो पड़ा रहा, फिर किचन में गया और दूध लेकर उसके रूम में गया। वो कंबल में लेटा था। बेला ने दूध दिया, वो पीने लगा। बेला ने रूम से सब इस्तेमाल शुदा अशिया उठवा के नहीं रखवा दी। सुबह हुई तो बेला जमात के लिए पहुंचा तो उसे सरजोत का ख्याल आया। वो तेज़ी से उसके रूम की तरफ गया तो वो कंबल लपेटे गहरी नींद सो रहा था। बेला ने जगाया। उठो सरजोत, नमाज का टाइम हो गया है। सरत ने आंखें खोली। राबेल, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। इतना कहकर वो फिर सोने लगा कि बेला ने कहा, मैं एक्सरसाइज का नहीं कह रहा, नमाज का कह रहा हूँ। वक्त निकला जा रहा है, मस्जिद चलो। मैं एक्सरसाइज नहीं करता, जिम नहीं जाता, मुझे सोने दें प्लीज़। दूसरे लम्हे बेला का जोरदार थप्पड़ सरजोत के रखसार पर पड़ा। वो समझ गया कि ये नमाज को एक्सरसाइज और मस्जिद को जिम कह रहा है। नॉनसेंस, मज़हब की बेरुमती करते हो। उठो, वुज़ू बना के और मैं वेट कर रहा हूँ। बेला ने गुस्से से वाशरूम में धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद वो बाहर ना आया तो बाहर से समय के बुलाने की आवाज़ आई। जमात खड़ी हो गई है, आकर नमाज पढ़ाओ। आ रहा हूँ कहकर बेला अंदर गया तो देखा वो वाशरूम में खड़ा हुआ था। वुज़ू नहीं बनाया तुमने? वो क्या होता है? वो मासूमियत से बोला तो बेला को शाक गुजरा। तुम्हारा मज़हब क्या है? ये बात बेला उसके बायोडाटा में पढ़ चुका था कि वो मुसलमान है। इस्लाम? तुम कौन हो? मुसलमान? कलमा सुनाओ। वो क्या होता है? बेला को लहर सी चढ़ी मगर अब के मारा नहीं। सीट पे बिठा के वुज़ू बनवा दिया और खींचता मस्जिद में ले आया। उसे देखकर लड़के सहम से गए। बेला ने खड़ा किया और तकबीर कह दी। वहाँ भी अजीब तमाशा हुआ। वो खड़ा इधर उधर देखता रहा। बेला झुका तो उसे भी पकड़ कर झुका दिया। नमाज के बाद लड़के बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। बेला ने नरमी से कहा, नमाज पढ़ना ना आती हो तो ऊपर नीचे देख देख कर होते रहा करो। फिर उसने उसके हाथ जोड़कर कहा, अब दुआ मांगो। किससे मांगूं? वो हैरान हुआ। अल्लाह से मांगो। तो वो बेनियाजी से बोला, अल्लाह मुझे दुआ दे दे। बेला मुस्कुरा दिया। वो लोग बाहर आ गए। बाहर सामने टोकरों में सेब और जूस के डिब्बे रखे थे। लड़के एक सेब और जूस उठाकर इधर उधर हो गए। बेला ने उसे एक सेब और जूस दिया। वो उठाकर खामोशी से कमरे में आ गया। कुछ देर बाद बेला रूम में गया तो वो सेब खाने के बाद जूस पी रहा था। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं, नमाज। सरजोत चौंक कर बोला। तो बेला भी चौंक गया तो सरत नर्वस हो गया। बेला खिलखिला के हंस पड़ा। मुझे आज पहली बार पता चला है कि नमाज को एक्सरसाइज और एक्सरसाइज को नमाज भी कहा जा सकता है। सरत चुप रहा। जब उसने एक्सरसाइज के लिए कहा तो सरत जो डर गया कि पहले नमाज को एक्सरसाइज कहने पर उसने मारा था, अब कहीं ये नमाज का तो नहीं कह रहा, सो उसने नमाज कह दिया। और मित्रों, बेला ज़हीन था, समझ गया कि लाड प्यार में पला है तो उसे नमाज इबादत जैसी पाबंदियां नहीं दी गई। सिर्फ इतना समझा दिया गया है कि तुम्हारा मज़हब इस्लाम है और तुम मुसलमान हो। अब उसे उसकी डिग्री की भी समझ आ गई थी।
वो पास बैठ गया, लोशन उठाया और उसका गाल मलने लगा जो थप्पड़ लगने से सुर्ख हो गया था। तो सरत ने फ़ौरन कहा, जिस्म भी थका हुआ है, मल दे। बेला उसकी बेबाकी पर हैरान हुआ मगर लिबास उतार कर उसका मसाज करने लगा। मसाज के बाद बेला ने उसे लिबास बना दिया, उसे सुलाकर बाहर आ गया। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं उसे टाइम देने लगे। समय रकाबत से बोला, वो नया है, सेट हो जाएगा तो फिर अपने काम खुद करने लगेगा। बेला जानता था उसकी शक्की तबीयत, सो उसे बाहों में घेर कर लाड प्यार में लग गया। तो समय का शक दूर हो गया। अजान होती तो बेला उसके रूम में आ जाता, उसे वुज़ू करना सिखाता। आपको क्या कहा करूं, बास, चीफ बास या सर? वो पूछ रहा था। कुछ भी नहीं राबेल, कहा करो। बेला ने हौसला अफजाई की। वो नमाज में ऊपर नीचे होता तो पूछता, राबेला और कितनी देर खड़े होना है, मैं थक गया हूँ। तो बेला समझाता, नमाज में नहीं बोलते तो वो इशारे से पूछता, अब क्या करूं, बैठ जाऊं? समय समेत सारे लड़के उससे कंफ्यूज रहते थे। 4 दिन गुजर गए। दोपहर को आंख खुली, बेला पर ध्यान दिया तो वो सेक्टर में नहीं था। वो बाहर निकल आया। गार्ड्स उसे देखकर भाग गए। सिमिया ने उसकी रहनुमाई की और वो हाल में बेला के बेड के पास बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। किसी ने अंदर झांका तो बात पूरे सेक्टर में फैल गई कि वो बेला के बेड के पास कुर्सी पर बैठा है। बात समय तक पहुंची तो उसने कोक ऑफिसर को कहलवा भेजा कि उसे चाय और खाने का सामान दे आओ। ऑफिसर बनाकर ट्रे समय के पास ले आया। समय, तुम खुद दे आओ। समय ने बहाने गाड़ लिए। एक गार्ड को भेजा तो वो डरते डरते अंदर गया और टेबल पर उसके सामने सामान रखा और भागने ही लगा था कि सरतजोत ने कहा, मेरे पैर थके हुए हैं, दबा दो। उसने बेड पर टांगे रख ली तो गार्ड ने डरते डरते हाथ लगाया तो सरतजोत ने कहा, ऐसे करके दबा। उसने कंधा दबाकर उसे समझाया तो अपने कंधे को हाथ लगते ही गार्ड ने दिलदोज चीख मारी और बेहोश हो गया। सरतजोत ने उठाकर बिस्तर पर डाला, नाक मुंह को बंद किया तो उसे होश आ गया। सरतजोत को खुद पर झुके देखकर वो एक बार फिर बेहोश होने की तैयारी करने लगा तो सरतजोत ने जल्दी से कहा, जाओ यहाँ से। वो बाहर दौड़ गया। सरत चाय पीने लगा। घंटा डेढ़ बाद बेला लौटा तो उसे फौरन बताया गया कि वो बेड के पास बैठा है। बेला सीधा वहीं आया। उसे बेड के पास देखकर उसे उस पर बड़ा प्यार आया। सरतजोत बेला मोहब्बत में उसके पास आया तो वो भी अजीब आलानापन से खड़ा हो गया। बेला ने बेख्तियार साथ लगा लिया तो वो भी सारे का सारा बेला से लिपट गया। रात वो देर तक प्रिंस से बातें करता रहा। प्रिंसेस से कभी ब्रीफ ना करते, हर बात पर बार बार कहते, राबेल से हर बात पूछ कर किया करो, और सवाल बहुत करते, हर बात पूछते रहते। सरतजोत ने बताया, हाँ सब ठीक है मगर समय ठीक नहीं है। तो मित्रों, काल चेकर पे काल सुनता समय बुरी तरह चौंक गया। क्यों, वो तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं, तंग तो नहीं करता, बट मेरी काल्स पर चेकर लगवा रखा है। तो प्रिंस अनस पड़े। समय बुरी तरह घबरा गया था। अब सुना तो उसने खैरत हुई तो फिर नहीं सुनेगा। समय डर गया और दौड़ता हुआ बेला के पास गया और उसके सीने से लिपट कर रो पड़ा। क्या हुआ समय, खैरियत तो है? बेला भी घबरा गया था। समय ने सारी बात बताई। जाहिर है वो प्रिंस से डर गया था। अच्छा खैर है, तुम परेशान मत हो, बेला ने कहा। वैसे वो भी बहुत खुश हुआ था कि वो खुद भी समय की इस आदत से बहुत तंग था। डिजिटल फोन्स, वाकी टाकी सब समय के अंडर कंट्रोल थे।